बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीएससी इंग्लिश के बेसिक ऑफ इंग्लिश कोर्स कोड 142594098504 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और इसमें अभी तक हम जो है ना एक यूनिट यानी कि तीनों जो कोर्स कोड हैं जो बेसिक इंग्लिश ऑफ लैंग्वेजेस का जो है ना इस कोर्स का टेक्निकल इंग्लिश का जो कोर्स का आगाज़ किया हुआ और इसमें अभी हम पहले यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, जिसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूरे का पूरा यूनिट हमने डिस्कस किया। तो आज हम यूनिट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग यानी कि टेक्निकल राइटिंग की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। और ये डियर स्टूडेंट यूनिट 2 कहलाती है, यूनिट 2 एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें बेसिक ऑडियंस के कंसेप्ट को जो है ना डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। मेमो क्या होता है, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट। अगर आपने एफए और बीए में फॉर्मल अनइनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का और कंटेक्स्ट पढ़ा है तो यकीनन आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और प्लानिंग मैनुअल, डिटरमाइन योर पर्पस, यूज़र मैनुअल जो होते हैं यानी कि मैनुअल किस तरह यूज़र जो है ना इसको किस तरह जो है ना यूज़ करता है, तो इसके अवाइल में तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द या आपके बहन भाइयों में 9th और 10th के स्टूडेंट हैं यानी कि पीटीवी सिलेबस रखा हुआ उन्होंने, तो उसके भी लेक्चर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं और वो भी अपने जो है ना इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और बारी भरकम फीस जो अदा करते हैं अपनी अकेडमी में उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और इस स्टेज में वो अपनी फैमिली के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के इंट्रोडक्शन की तरफ, जिसमें टेक्निकल एप्लीकेशन कहाँ होती है, उनकी जो अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। यूनिट 2 में हम बेसिकली इस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, जो बुनियादी कंसेप्ट हैं यूनिट 1 से जो हमने सीखा था उसी चीज़ को, जिसमें आप एक अच्छी प्रैक्टिस के करेंगे और नॉलेज हासिल करेंगे प्रीवियस यूनिट के जो है ना अब उसकी एक्सटेंशन के तौर पर, यानी कि उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है। चनाचे इस यूनिट में फोकस जो किया जा रहा है वो आपकी स्किल की डेवलपमेंट है, जिसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन के फील्ड को जो है ना मद्देनजर रखा जाता है। और इस यूनिट में ये भी प्रोवाइड कर किया जाता है कि ऐसे कंपोनेंट्स जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट चाहिए होगा रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन के अवाइल में, और ऑडियंस कौन सी आपने फॉलो करनी है इसको डिज़ाइन करते हुए, जिसमें आपको डेमोग्राफिकल करदार जो है उस ऑडियंस के जिसमें एक्सपेक्टेशन की जा सके उसके नॉलेज का, उसका रोल ऑफ ऑडियंस का, जिसमें फैक्टर जो शामिल होंगे कम्युनिकेशन की सिचुएशन में उनको अफेक्ट करने वाले। इसके अलावा मजीद इसमें इस यूनिट में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल कम्युनिकेशंस के कंटेक्स्ट में, ताकि ज़्यादातर जो आपका प्रेजेंट ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को फुलफिल कर सकें और अपने कम्युनिकेशन कर सकें। इसके साथ साथ आप ऐसे एस्पेक्ट से यानी कि ऐसे कम्युनिकेशन के पहलुओं से वाकफियत हासिल करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे और उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब हासिल करने के, उस पर ग्रिप हासिल करने से आप इस फील्ड में लीड कर सकेंगे। और जो बुनियादी मकसद है इस यूनिट का वो आपका सोशल राइटिंग मेमोज, फॉर्मल रिपोर्ट, राइटिंग इनफॉर्मल रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस लेटर्स, कंपैरेटिव डिस्कशंस वगैरह और फिजिबल रिपोर्ट की राइटिंग और रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो रिटन चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपने ग्रिप हासिल करनी और नॉलेज हासिल करना है, जो इसका बुनियादी मकसद है। इसके साथ साथ हम पहले भी ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि आपने रिपोर्ट राइटिंग और आपने प्लान और ड्राफ्ट रिपोर्ट्स करने का जो तरीक़ाकार सिचुएशंस होती हैं और उनको आपने इसमें सीखना है। इसके साथ साथ इस यूनिट में आपने तमाम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट ही करना है अच्छे तरीके से,
ताकि आप टेक्निकल कम्युनिकेशंस को सीख सकें। ये इसकी इंट्रोडक्शन है इस यूनिट का। ऑब्जेक्टिव इसका में क्या है कि ऑडियंस डिजाइन क्या होता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑडियंस क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, आपने जो लेवल है मुख्तलिफ किस्म के ऑडियंस के, उनके रोल के, उसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। इसके अलावा अफेक्टिव कम्युनिकेशन की सिचुएशंस को आप समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे मेमोज के बारे में, फार्मर रिपोर्ट के बारे में, इनफार्मर रिपोर्ट के बारे में, और राइटिंग रिकमेंडेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में, और इसके साथ साथ आपने सिमिलैरिटीज फिजिबिलिटी और रिकमेंडेशन रिपोर्ट में आपने आइडेंटिफाई करनी है, और असेंशियल पार्ट जो रिपोर्ट्स के और प्लान और ड्राफ्ट के होते हैं उसके बारे में आप सीखेंगे इस यूनिट में। ये इस यूनिट के आपके ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बेसिक कम्युनिकेशंस में या टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं उससे में आप फैमिलायर हो सकेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एन ऑडियन, यानी कि ऑडियन का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो क्या होता है, ऑडियंस क्या होती है, आइए देखते हैं। इसमें ऑडियन इज एन इंडिविजुअल, ऑडियन आप एक इनफरादी तौर पर होती है और इंडिविजुअल्स भी होते हैं, यानी कि ग्रुप में ज्यादा अफराद भी होते हैं, एक फर्द भी होता है और ज्यादा अफराद भी होते हैं। हु आर इंटेंडेड टू रिसीव द रिटन मैसेज, जो ये इरादा रखते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं जो मैसेज जो है ना वो रिसीव करने, यानी कि आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन राइट डाउन करना है, आपने किसको, जिसको सेंड करना है आप सेंडर कहलाएंगे, जो रिसीवर होगा वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्द भी हो सकता है और ज्यादा अफराद भी हो सकते हैं, यानी कि आप एक फर्द को भी भेज सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लेटर, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी भेज सकते हैं एक लेटर। अगर एक को भेजेंगे इंडिविजुअल कहलाएगा, ज्यादा को भेजेंगे तो इंडिविजुअल्स कहलाएगा, और ये इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स ये आपकी ऑडियन कहलाएगी। ये एक्चुअल कंसेप्ट है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हर पर्सन जिसमें ही शी शामिल हैं रोल को असाइन करना होता है, और उन मैसेजेस को कैन नॉट बी सेंड टू एवरीवन, और हर एक को नहीं भी सेंड कर सकते, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट भेजा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन उस चैनल के थ्रू पास ऑन कर देती है, जिसमें स्पेसिफिकली एड्रेस भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पांस उसको फ्राहम करती है अगर नेसेसरी चीज़ें हों, और उसके साथ साथ जो इसमें इम्पोर्टेंस है ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें एक कंट्रोल देखा जाता है आपका रिटन डिसीजन मेकिंग में। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किसको मैसेज भेजना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें पे शामिल है। इसके अलावा आपने ऐसी ऑडियंस के जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, एजुकेशन होती हैं, सोशल होती हैं, कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है, उनकी नीड को एनालाइज करते हुए उनकी जो इंटेंट है, उनका जो ऑडियंस का इरादा है उसको अंडरस्टैंड करते हुए, वही कल वाली बात होगी कि आपने उसके कल्चर्स को समझना है, और देन आपने ऐसे ऑडियंस के लिए प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो आप को सवालों के जवाब मिल सकें। ये बेसिक कंसेप्ट है आपका ऑडियंस के कंसेप्ट में, जिसमें एक फर्द भी हो सकता है और ज्यादा अफराद भी हो सकता है। हु इज द ऑडियंस, ऑडियंस कौन सा है, हाउ मच ही शी नोज, कितने हो सकते हैं वो मर्द या औरत, और उसके क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड डज ही बिलोंग टू, बैकग्राउंड उसका ऑर्गेनाइजेशन का किस किस्म का हो सकता है जिस ऑडियंस को आपने मुंतखब किया है मैसेज भेजने के लिए, लेटर भेजने के लिए, किस क्लाइंट का, यानी कि किस किस्म की आपका एक्सपीरियंस उसके साथ लगेगा, और ही हिज हर, यानी कि वो सोशल है और या कल्चरल बैकग्राउंड है उसका, और इसके साथ साथ वो एक ग्रुप है, पर्सन है या कई ग्रुप हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो के कंपोनेंट्स हैं या उसके काइंड्स हैं, अकसाम्स हैं जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं या टेक्निकल एप्लीकेशंस करना चाह रहे हैं। डेमोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑडियंस, यानी कि आपने डेमोग्राफिकली जिसमें एज, सेक्स, उसके अकॉर्डिंगली उसको करेक्टराइज किया गया है कि ऑडियंस आपकी किस किस्म का हो सकती है, आपका उसमें रंग, नस्ल और उसमें एज वगैरह सारी चीजें शामिल हैं। अंडरस्टैंडिंग और डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑडियंस अलाउज द सेंडर टू प्रिपेयर हिज मैसेज अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, कि आपने इस चीज को समझना है उसका डेमोग्राफिकल किरदार क्या है, उसकी खसूसियात क्या है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना उस उन हालात के इर्द गिर्द के माहौल को जो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मैसेज को
आप तैयार करेंगे। ये जो करेक्टर खूबियां हैं जिसमें आपकी एज भी शामिल है, उसमें आपका सेक्स शामिल है कि मर्द हैं या औरत, एथनिसिटी है आपकी, जो नेटिव हैं, आबाई हैं या आप कोई और हैं, ये किस्म की चीज़ें शामिल है। ये डेमोग्राफिक में आ जाते हैं चीज़ें। जब एक सेंडर है वो इन तमाम चीज़ों पर फोकस करता है, ही शी हिट गेट द अवेयरनेस, और उसके बारे में अवेयरनेस हासिल करता है ऑडियंस के बारे में कि वो किस किस्म के लोग वहाँ पे शामिल हैं, उसकी स्टीरियोटाइप क्या है। मिसाल के तौर पर ये एक सेंडर है वो एक कंप्लेन लेटर जो है ना राइट डाउन करता है यंग पर्सनैलिटीज़ को, जिसमें एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस होता है और उसमें नेगेटिव एक्सप्रेशंस का इजहार किया इस्तेमाल करते हुए ही शीट के मैसेजेस में, और उसमें पढ़ने वाले को इरिटेट होता है कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसका क्या रिएक्शन हो सकता है उस मैसेज पे। इस केस में वो तमाम जो यंग मैन होते हैं उसमें डिफरेंट वुमेन भी हो सकती हैं, मैन भी हो सकती हैं, क्योंकि डिफरेंट एटीट्यूड्स उसमें होंगे इन इश्यूज पर। और आप इस तरह आप एक एज एन इंडिविजुअल आप ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं उस मैसेज को देखते हुए एज ए पर्सन जिसमें आपका कम एक्सपीरियंस है, ज़्यादा लोग उसमें शामिल है और डिफरेंट एथनिक आपका बैकग्राउंड है जिसमें आप डिफरेंट एटीट्यूड्स और एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और उस नेगेटिव मैसेज को आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपकी कम्युनिटीज़ में, और उस मैसेज को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो आप इन शॉर्ट जो आपकी ऑडियंस होती है उसमें आपकी एथनिसिटी शामिल होती है, उसमें सेक्स, आपका एज, ये चीज़ें शामिल होती है, ये डेमोग्राफिकल तौर पे होती है। और इन तमाम चीज़ों और उनके एक्सपेक्टेशंस को लेके सेंडर जो है उसके अकॉर्डिंगली टेक्निकल कम्युनिकेशन या टेक्निकल कम्युनिकेशन को अप्लाई करेगा। रोल ऑफ ऑडियंस को हम आगे डिफाइन करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप ऑडियंस का जो एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, या दूसरी सिचुएशन में ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं एज एन ऑडियंस, जिसमें हर किस्म की ऑडियंस शामिल है और वो हर किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। एक डिस्पैचर से लेके, क्लर्क से लेके, मैनेजमेंट से लेके, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, या सुपरवाइजर से लेके एक आम कॉमन मैन तक, उसमें जो ऑडियंस शामिल है उसमें शामिल है। और उसमें वो तमाम जो एक्टर्स हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे एक स्टोरी में होता है, ड्रामा में होता है, मूवी में होता है, और तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सेंडर की शक्ल में आप उसको अगर लेते हैं, जिसमें ऑडियंस जो है ना उसके अपने रोल के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस प्ले कर रही होती है और उसमें खास किस्म का कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रही है। मिसाल के तौर पर एक एसपीओ यानी कि सेल प्रमोशन ऑफिसर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये उसका डेजिग्नेशन है, जो एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है एक मशीन के लिए, ही शी वो आगे जो है ना वो 3 ऑडियंस मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट रोल हैं। फर्स्ट आपका कस्टमर है जो हुज रोल टू परचेज, जो मशीन को परचेज करना चाहता है, इसको अंडरस्टैंड, इसकी क्वालिटी को अंडरस्टैंड समझने के बाद, और इट्स बेटर सर्विस लाइफ एंड इज अफोर्डेबल प्राइस, की इसकी सर्विसेज जिंदगी में अच्छी होंगी और अफोर्डेबल प्राइस पे है। सेकंड जो कंपनी ओनर है उसको वो आर सपोज टू सेटिस्फाइड, जो कि आप सपोज करेंगे वो सेटिस्फाइज है उसके मटेरियल से, जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें शामिल है, एडवर्टाइजमेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है। थर्डली जो वर्कर हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं उस मशीन को, जिसको वो बेचना चाह रहा है, जिसका वो प्रमोशन करना चाह रहा है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि वो इजीली और रीजनेबल फंक्शनिंग कर रही है उस मशीन के, और वो अच्छे से काम कर रही है। और इस तमाम चीज़ों को केयरफुल यानी कि एहतियात के साथ कंसीडर करने के बाद तीनों के तीनों रोल जो इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको ऊपर हमने डिस्कस किया, सेल प्रमोशन ऑफिसर जो है ना इसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा और इसमें सर्टन एडिशनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं उसमें शामिल करेगा, जिसमें आपकी फोटोज, आपकी ड्राइंग, आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं उन तमाम चीज़ों को राइट डाउन करेगा और सूटेबल फॉर्मेट तैयार करके उसकी लैंग्विस्टिक स्टेटमेंट जो वहाँ के लोग रहने वाले ऑडियंस मौजूद हैं उनकी सोच के मुताबिक उसको रिटर्न करके
अप्लाई करेगा, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो इसमें रोल ऑफ ऑडियंस जो है ना 3 किस्म के आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। नंबर 4 पे आपकी फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस अबाउट द सब्जेक्ट। ऑडियंस की क्या फीलिंग है जो आप सब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं, आप जो है ना उस टॉपिक पे ऑडियंस को उसकी फीलिंग क्या है जिसको आपने लिखा है, जिसको आपने डिस्क्राइब किया है, उसमें न्यूट्रल चीजें हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिव हैं जिसको आपने शामिल किया है, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सेंडर, और ये भेजने वाले के लिए, सेंडर के लिए बहुत अहम है कि उन तमाम चीज़ों को प्लानिंग फेज में ही एनालाइज कर लिया जाए, ताकि इन केस ऑफ ए पॉजिटिव इंक्लूडिंग रीडर, पढ़ने वाले के लिए जो है ना पॉजिटिव चीज़ें शामिल है तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल मुमकिन है, सक्सेसफुल हो सकते एंड द सेम इज द केस इज विद न्यूट्रल लीडर, और यही न्यूट्रल पढ़ने वालों के लिए भी होगा। ताहम अगर उसमें नेगेटिव चीज़ें शामिल हैं और वो सेंडर के लिए डेफिनेटली वो टॉपिक जो है ना वो आपके लिए सर्टन क्वेश्चन वो रेज करेगा और आपके सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के हाथ और उंगली उठे जाएगी। पॉजिटिव इनक्लाइन जो चीज़ें शामिल होंगी उसमें पढ़ने वाले के लिए, जिसमें एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी पर्सनल मुखालफिन जो बायस उसमें हो सकता है, पर्सनल वट एवर फॉर्मेट आपने क्या चॉइस किया है, उसके वोकेबलरी को किस किस्म का यूज़ किया है, हिज हर रिस्पॉन्स में आपका पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव, या उसमें क्या कंसर्न हो सकता है आपका राइटिंग स्टाइल के कंटेक्स्ट में, वर्डिंग के स्टेटमेंट के कंसेप्ट में जो आपने सेलेक्ट की है वो आपने सेंडर के लिए ये समझना ज़रूरी है उसको, उसके इंटेंशन क्या है जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं, और उसमें जो उसका जो रिएक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा जो आपका न्यूट्रल रीडर है उसको पॉजिटिव केस में अगर बोले गए। फॉर दीज टू काइंड ऑफ ऑडियंस, और ये दो किस्म की जो ऑडियंस है जिसमें राइटर जो है ईज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए विदाउट ब्रिंगिंग एनी स्पेसिफिक डेलिकेसीज इनटू अ कंसिडरेशन, जो खास किस्म की वो चीज़ें शामिल नहीं कर रहा उसमें, और दूसरे लफ्ज़ों में आप जो रीडर है उन तमाम नेगेटिव जो टॉपिक आपने रिटर्न किया है उसको नेगेटिव ले रहा है, जिसमें वो आपकी कुछ रिटर्न चीज़ें वो सीज भी कर रहा होगा जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन या एंगर का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इस किस्म की मैनिपुलेशन से आपने अवॉइड करना है जिसमें नेगेटिव रिस्पांस और सच एस ऑडियंस जो इसमें शामिल होती है। केयरफुल आपने फॉर्मेट यूज करना है, चॉइस ऑफ वोकैबुलरी यानी कि वर्डिंग इसमें आपने अच्छी यूज करनी है जिसमें आपकी जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको आपका अच्छे से मैसेज पहुंच सके और आपका कम्युनिकेशन है वो सक्सेस हो सके। नंबर 5 है फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस अबाउट द सेंडर। जब आप कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो जो पढ़ने वाले होते हैं यानी कि रिसीवर जो होते हैं, सेंडर इज ए पर्सन और हु इनकोड्स सेंड द मैसेज, जो आप इनकोड कर रहे होते हैं मैसेज को, ही शी ट्रांसफर आइडियाज, और वो उन तमाम आइडियाज जो आपने पेपर में लेटर की शक्ल में, एप्लीकेशन की शक्ल में, प्रपोजल की शक्ल में, रिपोर्ट्स की शक्ल में, कंप्यूटर हार्डवेयर गाइड्स की शक्ल में, डॉक्यूमेंटेशन जो सेट किए हैं जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन गाइड्स शामिल हो सकती है, टेक्निकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मेमोज हो सकती हैं, तो वो किस तरह उन आइडियाज को ट्रांसफर होता है ऑडियंस की तरफ और उनकी फीलिंग्स किस तरह आपको अट्रैक्ट करती है, ये सेंडर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ही शी जो है ना वो उन तमाम मैसेज को कैसे रिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग्स में, जिसमें आपके न्यूज़ लेटर हो सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, मटेरियल आपका हो सकता है, मैगजीन हो सकती है, आपका नॉन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट गाइड हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल जो मैनुअल होते हैं वो हो सकते हैं, प्रमोशंस मटेरियल हो सकता है, क्विक रिस्पांस गाइड्स हो सकती हैं, प्रोफेशनल आर्टिकल्स, स्कॉलर्स, ये सॉफ्टवेयर गाइड्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं जब आप पब्लिश कर देते हैं तो ऑडियंस का जो इसके मतलब जो फीलिंग्स होती हैं, जो फीडबैक होती है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों में जो ऑडियंस की जनरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो किस तरह क्या चीज़ पसंद कर रहे होते हैं, एक आपका मैसेज इस तरीके से होना चाहिए ताकि उनकी फीलिंग्स को आप अट्रैक्ट करें टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट जिसके बारे में आप ये तमाम की तमाम चीज़ें राइट डाउन करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर अबाउट फॉर्म, यानी कि रीडर जो पढ़ने वाला है उसकी
क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्या उम्मीदें हो सकती हैं, वो आपका थ्रू द राइटिंग एक्सपीरियंस, आपके राइटिंग एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हैं। और राइटर डेवलप स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो राइटर होता है वो एक अच्छा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग किस्म का कम्युनिकेशन डेवलप करता है आपका वैरायटी ऑफ टेक्स्ट में, ताकि आपका जो टॉपिक है, आपकी हेडिंग जो है, ओपनिंग सेंटेंस है, वो एक अच्छा रोल प्ले कर सके रीडर्स को, और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, उसको अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर दैट रीडर्स ये बहुत साफ शिफाफ तरीके से पढ़ने वाले के लिए तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जो आप लिखना चाह रहे हैं, और उसकी साइकोलॉजिकल तौर पे जो उसका माइंडसेट है, राइटर जो है ना वो उसको रीड आउट करते हुए जो वो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली उन तमाम चीज़ों को राइट डाउन करे, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप फुलफिल करेंगे एज ए राइटर, तो आपकी ऑडियंस में मजीद जो है ना इजाफा हो सकता है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है पॉजिटिव वे में चला जाएगा। आपने जो टेक्स्ट लिखा है, काइंड ऑफ टेक्स्ट इस्तेमाल किया है, जो आपने प्रोस्पेक्ट यूज़ किया है, फंडामेंटल्स जो चीज़ें हैं वो उसमें इंक्लूड किए हैं, वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अगर फुलफिल हैं तो आपकी कम्युनिटी में इजाफा हो जाएगा। ये आपका एक लाजमी है। इसके अलावा टास्क ऑफ द ऑडियंस, जो ऑडियंस के टास्क हैं जिसमें आपका पीएससी पैक्स हो सकता है, पर्पस हो सकता है, ऑडियंस हो सकता है, कंटेक्स्ट हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, आपने इसके बारे में थिंक करना है, सोचना है। तो टेक्निकल राइटर जो है वो इन तमाम चीज़ों को इनकोड कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली, देन आपने वो अपना रिटन कम्युनिकेशन तैयार करना है, फिर वो आपने अप्लाई करना है अपनी ऑडियंस के लिए, और रिलायबल मीडियम आपने यूज़ करना है जिसमें ईमेल्स हो सकती हैं, फैक्सेस हो सकते हैं, टेलेक्सेस हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन मेथड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को यूज किया जा सकता है अपने मैसेजेस को और अपने स्ट्रेटजीज को, अपने कंटेक्स्ट को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। और ये जो ऑडियंस होती है इन मैसेज को जब डीकोड करती है, यानी कि जब वो अंडरस्टैंड करती है और इसको अंडरस्टैंड को समझने के बाद उनका ये राइटर का जो इंटेंशन होता है जब तक उन तक पहुंच जाता है, जो उसका मकसद होता है, उसके बैकग्राउंड नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हुए मैसेज को जब पहुंच जाते हैं, तो वो जो डायरेक्ट ऑडियंस होती है वो इन तमाम चीज़ों को, मैसेज को समझने के बाद रिस्पॉन्ड करती है इन शेप ऑफ, सपोज आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उसको परचेज करने के लिए बाजार की तरफ रुख करेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, इसकी प्रोसेसिंग है, वो ऑडियंस तक इन मैसेज को इनकोड करके जो आपने राइट डाउन की होगी जब पहुंच जाएगा, वही मैसेज आपकी कम्युनिटी में इजाफे का बायस बनेगा। आपकी स्ट्रेटजी आपकी ऑडियंस तक पहुंच गई है, और आप जो मैसेज देना चाहते हैं, इन शेप आप प्रमोशन कर रहे हैं, इन शेप आप एज ए स्पीकर आप कोई टॉपिक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रही है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसमें शामिल होती है वो आप बोल के बताना चाह रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें टेक्निकल एप्लीकेशन में आ जाती हैं। तो जब ऑडियंस इसको पिक कर लेती है तो उसमें फीडबैक आता है। नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, आपने ये भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट की हुई है, एज आपका, सेक्स के लिहाज से, आपके कल्चर के लिहाज से, डेमोग्राफिकली लिहाज से, उसमें उनका लेवल क्या है उनकी अवेयरनेस का, जिसको आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, खा आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं, खा आप किसी पर्टिकुलर जो है ना चीज़ के मतलब जो आपने शेप दी है, खा मोबाइल बनाया, खा लैपटॉप बनाया, खा कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट बनाई है जिसके बारे में आपने मेमो लिखना है, उसका पैम्फलेट राइट डाउन करना है, डॉक्यूमेंट आपने अरेंज करना है, तो सबसे पहले जिस एरिया में आप बैठे हैं वहां के लोगों का जो नॉलेज है, ऑडियंस का जो नॉलेज है, उसको आपने टेस्ट करना जरूरी है कि वो किस किस्म की चीजें समझ सकते हैं। देन आप टेक्निकल राइट डाउन चीजें कर सकते हैं, उसमें आपका नॉलेज लेवल, उसमें एक्सपेक्टेशंस है, और उसमें प्रोबेबल रिएक्शन भी हो सकता है कि ऑडियंस आप के मेमोज को, आपके लेटर्स को, आपकी रिपोर्ट्स को, आपका आर्टिकल्स को जब पढ़ेगी, उन चीज़ों के अवाइल में उसको किस तरह वो अंडरस्टैंड कर रही हैं और वो किस तरह उसकी प्लानिंग कर रही है, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है उसको समझने का, उसकी ज़रूरत क्या है, और वो वहाँ पे जो रीडर है उसको, उस जो आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका राइटिंग स्टाइल जो है बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके जो थीम है मैसेज लिखने का उसको समझ
रहे हैं कि नहीं समझ रखने, इन तमाम चीज़ों को जो है और रीडर का इंटेंशन देखना बहुत ज़रूरी है एज ए राइटर। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द सिचुएशन। आपकी जो ऑडियंस है वहाँ पे जो मर्द हजरात हैं, औरत हजरात हैं, आपकी जो स्टीरियोटाइप है वहाँ के जो उनकी जो वहाँ पे जो फैक्टर है उसका जो सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है एज ए राइटर, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन का प्लेस भी हो सकता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको देखना चाहता है, और उसमें जो कॉमन कम्युनिकेटिव सिचुएशंस है वहाँ पे उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ये देखें कि आप एज ए एथोस यानी कि राइटर हैं, वहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, यानी कि पैथोस एंड लोगोस, ये तीनों का तीनों जो आपकी सिचुएशंस कहलाती है। इन दिस रिस्पेक्ट आपने बोथ जो कम्युनिकेशन है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है यानी कि ऑडियंस के और राइटर के दरमियान, और जो कंटेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के थ्रू, उसके बिटवीन में टॉप लेवल एंड लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सोसाइटी के अंदर, उसमें प्री डिटरमाइंड रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी वो जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर सके, जिसके मतलब आप अच्छा सा लिख सकें। दूसरे लफ्ज़ों में आपका जो कम्युनिकेशन है उसका बिटवीन जो उसमें खा वो मैनेजर शामिल है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पीपल शामिल है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशंस क्या है, जिसमें वो डिपेंड कर रहे होंगे बिजनेस रिलेशंस में, बिजनेस नीड्स में जो वेरी कर रहे होंगे, उन तमाम चीज़ों की सिचुएशंस को देखना ज़रूरी है। ताहम जो आपका मोटिवेशन है, आप नॉर्मल सिचुएशंस है जिसमें आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, वर्क एक्सपीरियंस भी होगा, एजुकेशन लेवल भी होगा, मोटिवेशन लेवल भी होगा, स्ट्रेस लेवल भी होगा, अर्जेंसी सिचुएशंस भी जो फैक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, वो अफेक्ट करेंगे आपके कम्युनिकेशन की सिचुएशंस को। इसमें पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हैं आपके इस लेवल्स में, और डिसीजन मेकर भी शामिल है जिसमें पर्सन भी हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी शामिल हो सकता है, जिसमें आपको इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं, देन उसके अवाइल में जो हार्डल्स होंगी इन वे ऑफ कम्युनिकेशन वो रिमूव होंगी, तो आपका जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन सोसाइटी या जहाँ पे भी आप भेजना चाह सकते हैं उसमें अच्छे से पहुंच सकता है। एलिमेंट्स ऑफ ए मेमो, यानी कि ए मेमो कंप्राइजेज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक जो मेमो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं, आपका एड्रेस शामिल होता है, राइटर का नाम होता है, डेट होता है, सब्जेक्ट जिस पे मतलब आप लिखना चाहते हैं, बॉडी ऑफ द मैसेज एंड द अटैचमेंट, जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, आपके प्रूफ वगैरह हो सकते हैं जिसके बारे में आपके रिसर्च किए हुआ नॉलेज होता है जिसको आपने पीछे डिस्कस किया है। तो आपके एक मेमो में या एक लेटर में ये तमाम की तमाम चीज़ें शामिल होना ज़रूरी होती हैं। और ये एक सैंपल दिया गया है, एक मैनुअल सैंपल है, और ये एक लिखा हुआ है जैसे ऊपर लिखा है, आपका एड्रेस है, आपका नाम है, डेट है, सब्जेक्ट आपने लिखा है, और ये बॉडी ऑफ मैसेज है, और देन उसका जो है ना एट द एंड जो आपकी जो अटैचमेंट है वो उसमें शामिल होगी। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है आइए देखते हैं। एक फॉर्मल रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पेसिफिक एलिमेंट शामिल होते हैं हर राइटर के लिए, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है, और वो ओरिएंट कर रहे होते हैं रीडर को, और वो टॉपिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो सकती है उसमें आपने ऐसे एलिमेंट्स को जिसमें आपने यूनिक तरीके से फॉलो कर रहा होता है, जो कि एक फॉर्मेट दिया होता है राइटर के लिए। और जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उसमें अक्सर जो चीज़ें शामिल होती हैं, लॉन्ग रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें 3 मेन सेक्शन शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, टेक्स्ट सेक्शन होता है, सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं, इब्तदाई और उसका जो टेक्स्ट सेक्शन है और सप्लीमेंट्री पेजेस साथ उसके अटैच होते हैं, और उसमें जो वेरियस सब सेक्शंस होते हैं उसमें ऑफ पेज स्पेसेस भी हो सकती हैं, और एक लॉन्ग रिपोर्ट होती है एटलीस्ट 20 से 25 पेज उसमें शामिल होते हैं, 200 एंड इवन 1000 ऑफ पेजेस डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। वो आप डिपेंड करता है आपका मकसद क्या है और नेचर ऑफ द इशू क्या है जिसके मतलब आपने ये स्टडी करने के बाद आपने फॉर्मल रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इस कंटेक्स्ट में आपकी फॉर्मल रिपोर्ट होती है। वर्कशीट फॉर फॉर्मल रिपोर्ट, वर्कशीट आपने किस तरह तैयार करनी है फॉर्मल रिपोर्ट बनाने के लिए, उसमें ऑडियंस की डिटरमिन ऑफ द ऑडियंस को आपने डिटरमाइन करना होता है, प्राइमरी जो ऑडियंस है उसको इंडिकेट करना होता है, हु इज सेकेंडरी
ऑडियन और जो सेकेंडरी ऑडियन है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं उसको डिटरमाइन करना होता है। आपका प्लान क्या होता है, विजुअल एड्स आपने करने होते हैं, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी होती है, विजुअल एड्स को प्रिपेयर करना होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कवर टू प्रोटेक्ट योर रिपोर्ट उसमें उसको आपने करना होता है, टाइटल पेज आपने क्रिएट करना है, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, लेबल ऑफ हेड्स हेडिंग जो वगैरह आपने अपनी रिपोर्ट की वो तैयार करनी है, आपकी इलस्ट्रेशन वगैरह जो उसके साथ अटैच करनी है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लोकेशन जिसमें फिगर चार्ट्स मैप्स वो आपने क्रिएट करने हैं। आपने दूसरी स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, प्रोसीजर क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, वो आपने लिखनी है। इसके अलावा चैप्टर सेक्शन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा आपने डाटा किस तरह कलेक्ट करना है वो आपने तैयार करना है, पॉपुलेशन कितनी लेनी है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, सैंपल ऑफ योर स्टडी क्या हो कितना होना चाहिए वो आपने करना है फार्मर रिपोर्ट बनाने के लिए, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, ये भी एक डिफरेंट चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। ये टेक्निकल रिटर्न रिपोर्ट में आपको बताया जा रहा है। डाटा को किस टूल्स के थ्रू एनालाइज करना है आपने, शेड्यूल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिपोर्ट कितनी दौरानिये में आपने उस रिपोर्ट को तैयार करके कंप्लीट करना है, और इंपॉर्टेंट जो एक्शन है इसके मतलब वो तमाम की तमाम चीजें आपने देखनी है। अक्सर जो सरकमटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपने रिपोर्ट लाजमी तैयार करना होता है। आपने सिग्निफिकेंस रिपोर्ट भी मेंशन करनी होती है, आपका टाइम फ्रेम आपने प्रपोज करना होता है, आपने उसकी कॉस्ट कितनी आएगी इस स्टडी की वो आपने रिपोर्ट करनी है, उसके बारे में अप्रोप्रिएट जो स्टाइल शीट है वो आपने रिपोर्ट करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आपने राइट डाउन करनी है। इसके साथ साथ आपने ऑडियंस को लाजमी करंट सिचुएशन को लेकर चलना है, और आपने ऐसी ग्लॉसरी जो तैयार करनी है जिसमें आपने अनफेमिलियर टर्म्स को रीडरशिप के लिए आसानी पैदा करनी है, कंक्लूजन को लिस्ट करना है, रिकमेंडेशन लिखनी है, समरी आपने लिखनी है, और देन आपने अपेंडिसेस और टेक्निकल मटेरियल जो आपने रिसर्च करके इस रिपोर्ट को तैयार किया तमाम की तमाम चीजें आपने तैयार करनी है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, इसमें आपका फर्स्ट आउटर सेक्शन होता है, लॉन्ग रिपोर्ट आपने लिखना होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉन्ग रिपोर्ट उसमें देखिए तमाम के तमाम इसमें शामिल होते हैं, टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट, राइटर का नेम, नेम ऑफ द ऑथराइजिंग बॉडी, डेट ऑफ द वर्कशीट, और मोर ओवर इसमें जो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं उसमें आपका मोनोग्राम शामिल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम शामिल होता है जिसकी आप स्टडी कर रहे होते हैं, और गुड क्वालिटी अच्छे अंदाज में इसका कवर पेज आपने लगाना होता है। टाइटल फ्लाई आपने अच्छे से देना होता है, और उसमें प्लेन शीट का इस्तेमाल होता है, इनर साइड्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, टाइटल पेज को, इंडेक्स पेजेस की रिपोर्ट आपने बनानी होती है। टाइटल पेज को आपने सेम इंफॉर्मेशन ऑन द कवर ऑफ द रिपोर्ट के साथ कवर करना होता है। एक्नॉलेजमेंट आपने लाजमी लिखनी होती है कि आपने एक्नॉलेज कर रहे हैं, जिसमें आप थैंकिंग एक्सप्रेशन करना है, आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने हेडिंग सब हेडिंग देनी है वो तमाम की तमाम जो रिपोर्ट में शामिल होती हैं, पढ़ने वाले के लिए फैसिलिटेशन होती है कि टेबल ऑफ कंटेंट में जो कुछ भी आपने रिपोर्ट में लिखा है A to Z आपने उसमें तमाम की तमाम चीजें लिखनी होती है। इलस्ट्रेशंस आपने उसमें शामिल करनी होती हैं, यानी कि एग्जाम्पल आपने पुट करनी होती है उसमें, ताकि टेबल ऑफ कंटेंट में जो आपने लिखा हुआ है उसको सेपरेट पेज में नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स को लेकर चलना होता है। समरी और अब्स्ट्रैक्ट आपने जो खुलासा होता है वो लिखना होता है ताकि रीडर जो है आसानी के पूरे का पूरे मैसेज को समझ सके। डिस्कशन होती है जो कि बॉडी आपका मैसेज होता है, उसमें तमाम की तमाम डिस्कशन शामिल होती है कि जो आपने एनालाइज किया, आपने डाटा कलेक्शन किस तरह किया, कितना सैंपल किया, क्या रिजल्ट एनालाइज किया आपने, किस टूल के थ्रू किया, ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कशन शामिल होती हैं। उसमें आपकी रिसर्च प्रोसेस उसमें आ जाता है, उसमें रिकमेंडेशन आ जाती है, उसमें कंक्लूजन आ जाता है, फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है कि बैकग्राउंड इशू क्या है जिसके मतलब आप सीखना चाहते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होनी चाहिए, और उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन किस तरह लिखना चाहती है, तमाम के तमाम आपके टेक्निकल एप्लीकेशन में आ जाता है। डिस्क्रिप्शन आपने क्या लिखना है कि जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, जिस सेक्शन को आप फैसिलिटेट कर देते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, जो अंडर स्टडी होता है जिसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको डिटेल के साथ रेलिवेंट इशू के साथ आपने स्टडी करने के बाद राइट डाउन करना होता है या डिस्क्राइब करना होता है। ये भी टेक्निकल एप्लीकेशन में
एक लाजमी एसेंशियल एलिमेंट समझा जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो आपने एनालिसिस किया है और उसको तशरीह करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें किस टूल के थ्रू किस डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो एनालाइज तजिया निकाला है तो उसको इंटरप्रिटेशन करना भी ज़रूरी होती है। कंक्लूजन क्या है एट द एंड, उसको इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसका नतीजा आपने अक्स करना है, एनालाइज सेक्शन में राइट डाउन करना है और तमाम के तमाम चीज़ों के जो आपका फाइनल वर्डिक्ट है उसकी स्टडी के अगेंस्ट उसमें आपने बेसिक और बुनियादी चीज़ों की रिकमेंडेशन को प्रोवाइड करना था। रिकमेंडेशन वही है ओवरऑल तमाम के तमाम जो आपने कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट है एट द एंड, उसकी स्टडी करने के बाद आपने क्या रिकमेंडेशन तैयार करती हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सोसाइटी, फॉर दोज टॉपिक जिसको आपने अडॉप्ट किया हुआ है उसकी आपने रिकमेंडेशन देनी होती है ताकि उसको अप्लाई करके एडवांटेज हासिल किया जा सके। सप्लीमेंट्री जो है ना वो सेक्शन क्या होते हैं, आपके रेफरेंस होते हैं, आपकी बिब्लियोग्राफी होती है, इंडेक्स रेफरेंस होता है, आपका रेफरेंस होता है कि कौन कौन सी आपने स्टडी को अडॉप्ट किया हुआ है, कौन कौन से आपने स्केल्स अडॉप्ट किए हुए हैं, किस कौन क्वेश्चनर अडॉप्ट किए, वो तमाम के तमाम रेफरेंस आपने किस किस आर्टिकल का सहारा लिया, किस बुक का सहारा लिया, वो आप बिब्लियोग्राफी में भी और रेफरेंस में उन चीज़ों को लिखना होता है। लिस्ट ऑफ द अपेंडिक्स जो आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन होते हैं वो राइटर को अलाउ करते हैं, जो आपका मटेरियल जो आपने साथ किया वो अपेंडिक्स में उन तमाम चीज़ों को राइट डाउन किया जाता है। इंडेक्स में आपके जो सप्लीमेंट्री सेक्शन होता है उसको डाला जाता है जिसमें टेबल हो सकते हैं, आपकी इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं, आपके मिनट डिटेल्स हो सकती हैं, प्लेस नेम, स्मॉल हेडिंग्स, थ्योरीज वगैरह इंडेक्स में आ जाते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल जो रिपोर्ट होती है उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टाइल उसमें शामिल किया जाता है और उसमें इंटरनल जो पर्पस होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उस रिपोर्ट्स के वे और उस पेजेस के बीच में वो तकरीबन एटलीस्ट 10 पेजेस पर मुश्तमिल होता है, वो आपके इनफॉर्मल रिपोर्ट में तमाम चीज़ें आती हैं। एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स में जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है उसमें इंट्रोडक्शन शामिल होता है, ऑब्जेक्टिव है, कंटेक्स्ट है, डिस्कशन है, फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आप इनफॉर्मल रिपोर्ट अगर आप लिखेंगे तो उसमें इंटरनल पर्पस शामिल होता है, आपके सीनियर मेंबर उसमें शामिल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपके सपोज आप जो रीडर को रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें आप बेसिक चीज़ें इब्तदाई और सप्लीमेंट्री पार्ट्स उसमें शामिल होते हैं, एसेंशियल लॉन्ग रिपोर्ट के लिए ज़रूरी होती है और उस रिपोर्ट में जो लेटर फॉर्मेट है उसका टॉपिक आपने पहले लिखना होता है और उसमें राइटर का नाम लिखता है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन लिखनी होती है, रेफरेंस आपने देखना होता है ऑथराइज पर्सन का और उसमें मेंशन किया होता है, पेज को टॉप ऑफ द लेवल पे उसमें तमाम चीज़ों को मेंशन किया होता है, इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है इंट्रोडक्शन के साथ, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका बैकग्राउंड, उसका प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करना है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप क्या है और उस प्रॉब्लम्स की उस सोसाइटी में वो आपने लिखनी होती है। इसके अलावा प्रॉब्लम को डिस्कशन करना होता है, लॉजिकल वे में आर्गूमेंट एक्सप्रेस करना होता है, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके इन्फॉर्मल रिपोर्ट में आ जाती हैं। एट द एंड आपका कंक्लूजन रिकमेंडेशन होती है और आपने गाइड करनी होती है कि इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रैक्टिकल, ये आपकी इन्फॉर्मल रिपोर्ट होती है। इसके साथ साथ आपकी वर्कशीट जो होती है इन्फॉर्मल रिपोर्ट के लिए उसमें तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं आपने आइडेंटिफाई करना होता है ऑडियंस को, और नंबर 2 पे आपने कि किन के लिए आपने लिखना होता है, आपने ऑब्जेक्टिव क्या है उस रिपोर्ट को मिलने का, उसमें शेड्यूल मेंशन करता कितने दुरानिये में आप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने जो इंपॉर्टेंट एक्शन है उसमें आपने बारे में बताना होता है, जो एग्जिस्टेंस सर्कमस्टेंसेस है उसका बैकग्राउंड और उसकी रिपोर्ट तैयार करना होती है, आपने उसकी सिग्निफिकेंस अहमियत क्या है उस रिपोर्ट की वो आपने लिखना होता है, उसका प्रपोज टाइम फ्रेम करना होता है रिपोर्ट का कितने अरसे में इसको तैयार किया जाए, उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट करनी होती है, अब स्टाइल क्या है अप्रोप्रिएट का उसको तैयार करना होता है, इंस्ट्रक्शंस के बारे में राइट डाउन करना होता है, ऑडियंस को आपने रिपोर्ट करना होता है करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, विजुअल एड्स वगैरह आपने बनाने होते हैं। इसके साथ साथ आप एलिमेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शंस जिसमें आपने गेजेट वगैरह को यूज़ करना है और रीडर का इंटेंशन आपने लाजमी इंट्रोड्यूस करना होता है, ये इनफॉर्मल रिपोर्ट की वर्कशीट आपने बनानी होती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या है जिसमें आपका
मुख्तलिफ ये 3 किस्म की IMRD रिपोर्ट हो सकती है, ब्रीफिंग एनालिटिकल रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती है। IMRD रिपोर्ट क्या होती है, वो आपके जो उसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट होती है और डिस्कशन होती है। ये 4 किस्म की चीज़ें उसमें IMRD रिपोर्ट होती हैं। इस टाइप की रिपोर्ट में आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, जिसमें लेबोरेटरी रिसर्च हो सकती है, डाटा कलेक्शन हो सकती है थ्रू क्वेश्चनर्स, और इसमें रीडर्स को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट न्यू नॉलेज, या उसमें जो बिगर जो कंटेक्स्ट होता है, मकसद होता है, उसके बारे में बताया जाता है। आप जिसमें इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स होती है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस रिसर्च क्वेश्चन होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होती है, डिलिमिटेशंस होती हैं, और स्कोप ऑफ द स्टडी इस IMRD रिपोर्ट में शामिल होता है। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट इज हाई फॉर्मल। जो रिपोर्ट की लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है और एकेडमिक होती है, ताकि रीडर जो आसानी से समझ आ सके, और उसमें एकेडमिक मीन्स होता है जो आपका फॉर्मेट होता है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट आपका मेथोडोलॉजी होती है, उसमें आप डिटरमाइन किया जाता है डाटा और एक्सपेरिमेंट के हवाले में, जिसमें डाटा कलेक्शन की टेक्निक शामिल होती हैं, डाटा एनालिसिस की टेक्निक शामिल होती हैं। मजीद इस सेक्शन में फ्रेमवर्क आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह आप डाटा को एनालाइज करेंगे, और दूसरे लफ्ज में IMRD जो होती है वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है, जिसमें तमाम के तमाम जो आपके वेज हैं, प्रॉपर टेक्निक और मेथड को ऑर्गेनाइज करते हुए सिस्टमिक मैनर पे आपने काम करना होता है, ताकि इशू को अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं। वर्कशीट फॉर IMRD रिपोर्ट के लिए आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखना है, आपने रीडर के लिए जो लाइन बाय लाइन जो एक्शंस है वो इंडिकेट करने हैं, ताकि आसानी के लिए पढ़ने के लिए आसानी हो सके। इंपॉर्टेंस एक्शन लाजमी लिखने हैं, जो एम्प्लॉयज़ का कंसर्न है उसमें लाजमी इन्वॉल्व करना होता है इस प्रोजेक्ट में, और टाइम फ्रेम एज यूजुअल लाजमी होना चाहिए कि इतने अरसे में इसको तैयार करना है, ताकि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके जिसके मतलब रिपोर्ट बनानी है। आपने कॉस्ट ऑफ द उसकी खर्चा उसका कितना आएगा, एप्रोप्रिएट स्टाइल क्या होगा, और आपने है उसमें जो चंक्स वगैरह हैं, पेज नंबर हैं, ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह हैं, उसमें लाजमी हर चीज़ें बतानी होती हैं। आइडेंटिफाई आपने ऑडियंस को करना होता है कि किसको आप प्रपोज कर रहे हैं, ऑडियंस कौन है, ऑडियंस को ये जो है ना वो रिपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये तमाम के तमाम विजुअल और ऑडियो IMRD रिपोर्ट की ये वर्कशीट है, जिसके मुताबिक आपने जो रिपोर्ट तैयार करनी हो सकती है। इसके अलावा ब्रीफ एनालिटिकल रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट को जब आप तैयार कर लेते हैं, उसमें बहुत बड़ी कॉमन चीज़ होती है, बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसी रिपोर्ट जो राइटर जो है ना एक इश्यूज को हाईलाइट करते हुए अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, और इम्पोर्टेंट फैक्टर को वो रिवील कर रहा है, उन तमाम इश्यूज को ज़ाहिर कर रहा है, जिसमें आपका रेलिवेंट कंक्लूजन हो सकता है उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, और रिजल्ट ऑफ एनालिसिस आप जो फैक्टर हैं उसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है उस टाइप के अगेंस्ट में, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, कलेक्शन है, फाइंडिंग्स है, एनालिसिस है, वेरियस फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हैं उन इशू से अगेंस्ट, जिसमें आप जो है ना रिपोर्ट को तैयार किया हुआ है, तो उसमें ब्रीफ एनालिटिकल रिपोर्ट को इस तरह प्रेजेंट किया जाएगा। शुरू की रिपोर्ट की शुरू में आपके इंट्रोड्यूस किया जाएगा इश्यूज को, फिर जो आपका डिस्कशन की जाएगी उसके अगेंस्ट, और रिजल्ट जो आपने किया उसको प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनली कंक्लूजन जो आपने रिटर्न किया हुआ है उसकी रिकमेंडेशन, सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ब्रीफली एनालिटिकल रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, आइए देखते हैं। इस रिपोर्ट में जो आपकी मैनेजमेंट है उसको मदद फराहम की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, जिसमें आप रेगुलर बेसिस की पोटेंशियल जो है और रीडर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपकी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो प्रोग्रेस होती है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी मैनेजमेंट रीएलोकेट होती है, बजट रीएलोकेट होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप उसमें देखे जाते हैं, आपकी जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली चल रहा है वो नहीं चल रहा है। इस रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो मैनेजमेंट होती है वो प्रोग्रेस चेक करती रहती है, और इसमें तमाम के तमाम सेक्शन शामिल होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, वर्क कंप्लीशन डेट होती है, वर्क शेड्यूल होता है, आपके जो प्रॉब्लम फेस होता है वो शामिल होती हैं, और इसमें जो राइटर्स है वो उस इंट्रोडक्शन को डिफाइन करता है, इशू को डिफाइन करता है, टाइम पीरियड को कवर करते हुए आपकी स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस वो ज़ाहिर करता है, और उन तमाम सेक्शंस को कंप्लीट करता है, जिसमें राइटर
फ्रेमवर्क में उस प्रोजेक्ट को इस हद तक लेके जाएगा तो उसको कंप्लीट किया जाएगा, और मैनेजमेंट को इस काबिल पहुंचाता है कि उसको इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आप जब आपका जो प्रोजेक्ट जिसको होल्ड किया हो जाएगा उसको स्पीड अप रखा जा सकता है। तो इस तरह आपकी किसी भी काम के मतलब जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है इस तरह राइट डाउन करके आप प्रोवाइड करते हैं। आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट किस किस्म की होनी चाहिए, किसी भी कंटेक्स्ट में आप रिपोर्ट फार्मर्स हो सकती है, एनवायरमेंट हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है, IMRD हो सकती है। तो आपकी जो आम पीपल जो हैं वहाँ पे जो रिपोर्ट राइट रिपोर्ट्स विदाउट क्रिएट एनी आउटलाइन, फर्स्ट वो बगैर किसी आउटलाइन के वो पहले लिखते होते हैं, और इट माइट बी ट्रू, सच भी हो सकती है, ताहम एक अच्छी जो रिपोर्ट होती है उसको हमेशा ज़रूरत होती है कि आप आउटलाइन के साथ फैसिलिटेट करें, ऑर्गेनाइज करें अपने थाट्स को, अवामल को एक पेपर में, और इस इम्पोर्टेंट टूल को यूटिलाइज करते हुए उन तमाम चीज़ों को जो फ्यूचर में असाइनमेंट आपको होने वाली हैं जिसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, उन पॉइंट्स को आउटलाइन देते हुए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी क्लासिंग रिपोर्ट हो सकती है, आपकी हाईली स्कूल एंड कॉलेज स्पीचेस वगैरह हो सकती हैं, उसमें आपकी पब्लिक स्पीकर्स हो सकती हैं, उसको आउटलाइन करना होता है, आपकी की तमाम ऐसी चीज़ें जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आउटलाइन उसकी तैयार करनी होती है उस रिपोर्ट को जिसको आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देन पढ़ने वाले के लिए या रीडर के लिए या ऑडियंस के लिए एक समझना आसानी हो सकती है इजीली। इसके साथ साथ एग्जांपल ऑफ ए टॉपिक आउटलाइन किस तरह आपने लिखनी होती है, ये कि डॉक्टर सोफिया इंट्रोडक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ, ग्रेजुएटेड फ्रॉम है, अचीवमेंट्स हैं, आप इस तरह उसके पर्सनली चीज़ें हैं। इसके अलावा सेंटेंस आउटलाइन है और उसने इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉर्न एंड रेज्ड इन द स्मॉल, तो इस तरह ये एक खाका आपको दिया गया है, एक सिनेप्सिस दिया गया है। इस तरह आपने एक रिपोर्ट की आउटलाइन बनानी होती है और इसको अलग-अलग प्रेजेंट करना होता है, वेदर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एनी ऑफ द थिंग्स जो है ना, इस तरीके से आपने रिपोर्ट तैयार करके उसको प्रेजेंट करना होती है। और ये तमाम के तमाम सेक्शंस के तरीके आपने रिपोर्ट को आउटलाइन की शक्ल में तैयार करके प्रेजेंट करना होता है, ये आपके आउटलाइन कहलाती है किसी भी रिपोर्ट के अगेंस्ट। रिकमेंडेशन क्या है कि आप जो टाइप ऑफ रिपोर्ट होती है एक प्रेजेंट पोजीशन में उन तमाम चीज़ों को जो एक क्रेडिबल क्राइटेरिया है उसके फैक्ट्स को कंसीडर करते हैं, और एक रिकमेंडेशन जो होती है आपकी रिपोर्ट के एंड पे वो एक पोटेंशियल रीडर को एक सजेशंस की शक्ल में जो एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, ताकि उन तमाम सजेशंस को, उन रिकमेंडेशन को देते हुए उसको अप्लाई कर सकें और आपका जो सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको ले सके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल जो आपका रिकमेंडेशंस हैं वो आपने एक मशीन के मतलब चूज की गई हैं, और वो जो मशीन A या B हो सकती है, वेदर रिलेटेड टू मेक ए पार्ट ऑफ बाय इट, आप खरीदना चाह रहे हैं या उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वगैरह वगैरह, वो रिकमेंडेशन आपको एक अल्टरनेट फ्राहम करेंगी, एक रिजेक्शन करनी है या आपने चूज करनी है उस रिकमेंडेशन को पढ़ के किसी भी अगेंस्ट के मतलब, तो उनका ये फायदा हो सकता है प्रोफेशनली तौर पे आपकी जो रिकमेंडेशन होती है। प्लान एंड ए रिकमेंडेशन, आपकी रिकमेंडेशन क्या हो सकती हैं, आपकी विजुअलाइज उसमें रीडरशिप के लिए लिखना होना चाहिए, और आपने विजुअलाइज एड्स को यूज़ करने के फॉर्मेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह लिखने चाहिए, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उस रिपोर्ट में। कंसीडर द ऑडियंस को आपने कंसीडर लाजमी करना है, उसमें आपकी कमेटी शामिल होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं रिकमेंडेशन जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, और चनाचे राइटर जो है ना वो रीडर की ओरिएंटेशंस को देखते हुए तमाम की तमाम चीज़ें डिसाइड करके सर्टन थिंग्स को प्रोजेक्ट में शामिल करता है। इसलिए रीडर की जो ओरिएंटेशन होती है उसको स्मूथली उन तमाम चीज़ों को देखता है और ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम टेक्निकल एप्लीकेशन करता है। क्राइटेरिया, चॉइस ऑफ क्राइटेरिया ये होता है कि आपने जो हिज और हिज जो आपने पैरामीटर अडाप्ट किए होते हैं जिसमें डाटा जो है ना आपका मीनिंगफुल हो सकता है, उसमें जो क्रूशल चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो आपका क्राइटेरिया ऑफ रिकमेंडेशन होता है जो आप रिपोर्ट में फ्राहम करते हैं, जिसमें आप चॉइस बनाते हैं कि उसको चीज़ को देखा जाए या ना देखा जाए, लिया जाए ना लिया जाए। एलिमेंट्स ऑफ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए,
अकॉर्डिंग टू होलोकम्बल एंड स्टेन के मुताबिक 3 किस्म के जो क्राइटेरिया में एलिमेंट्स हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। फर्स्ट नेम ऑफ द क्राइटेरिया, सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्राइटेरिया और थर्ड जो है रैंक ऑफ द क्राइटेरिया जो आपने अडॉप्ट किया है वो तीनों के तीनों उसमें शामिल है। नेम ऑफ द क्राइटेरिया मिसाल के तौर पर आप कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्राइटेरिया जो होती है, लिमिट ऑफ द कॉस्ट होती है एग्जाम्पल नॉट टू एक्सीड $300, यानी कि आपने एक लिमिट सेट की उसको ज़्यादा एक्सीड ना करे, इसमें इस क्राइटेरिया को शामिल किया जाता है। तो the cost of the water heater should be exceed $500 and the water heater should be purchased as cheap as possible। तो आपने फिर रिकमेंडेशन होती है कि जितना हो सके उसको देखें। डिस्कवरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें आपने जो अहमियत होती है वो इस टाइप पे प्रॉब्लम बेस पे हो जाती है, ताकि फॉर एग्जांपल आपका इंडिविजुअल या एक ग्रुप है वो एक क्राइटेरिया सेट कर रहा है कि आपने इस बेस पे ये चीज़ को परचेज करना है, बाय करना है या सेल करना है, तो उसी चीज़ को आपने मद्देनजर रखते हुए उसमें टेक्निकल और या मैनेजमेंट और फाइनल क्राइटेरिया के डिसीजन मेकिंग शामिल होती है और अप्रोप्रिएट कैटेगरी को शामिल करके उसको डिस्कवर किया जाता है, फिर उसको फॉलो किया जाता है। फिर वो जो क्राइटेरिया होता है जब उसको डिस्कवर कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो हैं वाटर कूलर को परचेज करना चाहते हैं स्कूल के लिए, तो आपने जो क्राइटेरिया डिफाइन किया डिस्कवर किया उसको अप्लाई करेंगे और देन आप उन रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको परचेज, उसमें आपका फीचर्स हो सकते हैं, उसमें आपकी कॉस्ट हो सकती है, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो सकती है, वो कितना कंज्यूम करेंगे वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें शामिल होता है। यूजिंग विजुअल एड्स, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल एड्स को इस्तेमाल करना है जिसमें मैप्स हो सकते हैं, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक हो सकते हैं, आपके ड्राइंग फीचर्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, और सपोज आपने एक टेबल को यूज करना है और ग्राफ्स को यूज करना है, और ये इजी हो जाता है आपने जो इन्फॉर्मेशन विजुअल एड्स में प्रोवाइड की होती हैं ताकि जो रिपोर्ट है वो आसानी से समझ आ सके। विजुअल एड्स के अकॉर्डिंगली उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी सिस्टमेटिकली तौर पर उसको कंडक्ट किया होता है, इसलिए उसको आसानी से देखने वाली जो ऑडियंस है समझा जा सकता है। ड्राफ्टिंग द रिकमेंडेशन, जो रिपोर्ट आपने किस तरह, आपने बहुत सारी चीज़ें पीछे भी हमने डिस्कस की जा सकती है कि आपने रिकमेंडेशन रिपोर्ट किस तरह तैयार करनी है। उसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसमें स्टेटमेंट होती है, उसमें हाईलाइट किया जाता है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हाईलाइट किया जाता है, आपकी रिकमेंडेशन क्रेडिबिलिटी उसको देखा जाता है। तो इस किस्म की आपने रिकमेंडेशन रिपोर्ट तैयार करनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, और रेमिज के मुताबिक 1992 में उसने कुछ चीज़ें बताई थी, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस तरह आपकी तैयार हो सकती है जिसमें आपने साइज देखना होता है प्रोजेक्ट का, और उसमें आइडेंटिफाई करना होता है प्रोजेक्ट को किस मकसद के लिए, उस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है उसमें आपके मिसाल के तौर पर आपका डिसाइड कर रहे होते हैं आपका गोल्फ कोर्स का लिए स्पेसिफिक साइट देखना पड़ती है, कैपिटल आपने कंपेन चलानी पड़ती है, आपने डिसाइड करना है इंस्टॉलेशन ऑफ मिलिंग मशीन्स को, स्कोप ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने राइट डाउन करनी है, और स्कोप बनाना है, उसका एनालाइज करना है, कॉस्टिंग आपकी करनी है, डॉलर्स में है, आपने रिव्यू करना है, इन हाउस प्रपोजल बनाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी फिजिकल रिपोर्ट में आती है। फिजिकल रिपोर्ट की प्लानिंग किस तरह की जाती है वो आपके सामने, ये कंसीडर द ऑडियंस को देखना है, क्राइटेरिया डिफाइन करना है, स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया को डिफाइन करते हुए आपने एक प्लानिंग ए फिजिकल रिपोर्ट तैयार करनी है। तो चारों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह आपकी फिजिकल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और आपका क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, जिसको आपने उन तमाम चीज़ों को अलाउ करना होता है ताकि इन तमाम क्राइटेरिया को सेट करने को आप इंप्लीमेंट करेंगे। और राइटिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो आपने फॉर्मेट को चूज करना होता है, और उस फॉर्मेट को स्टाइल करते हुए उन तमाम चीज़ों को लिखना पड़ता है फिजिकल रिपोर्ट को, जिसमें राइटर को फैसिलिटेशन करता है सूटेबल फॉर्मेट जो ऑडियंस को एडजस्ट कर लगता है, उसको प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है, उसमें टाइटल फ्लाई कर रहा होता है, लेटर ऑफ द ट्रांसमिशन, टेबल ऑफ कंटेंट्स, तमाम के तमाम चीज़ें जो फॉर्मेट में पीछे भी डिस्कस की जा चुकी हैं वो आपने उसको फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है और बॉडी ऑफ मैसेज आपने लिखना होता है, उसमें नंबर बी पे है, ये आपकी फिजिबिलिटी है। और वर्कशीट आप बनाएंगे प्रोजेक्ट, ये आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं, ये हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सी वर्कशीट्स ये सेम उसी फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है, और इन तमाम चीज़ों को आपने रीड आउट करना है एज ए स्टूडेंट जब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं। यूज़र मैनुअल आपने किस तरह बनाना होता है कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन, आपकी इलस्ट्रेशंस, आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शंस करनी है, कोई आप चीज़ तैयार कर रहे हैं और वो किस तरह इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर आपने एक मशीन तैयार की है, उसका यूज़र मैनुअल बनाना है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसमें
डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें इलस्ट्रेशन देंगे, मशीन्स के मतलब उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, गाइडलाइन देंगे रीडर्स को, उसकी फॉर्मेशंस क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके सीक्वेंस फंक्शंस क्या हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ मशीन्स के, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी प्राइसेस कितनी है, उसकी सूटेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रॉब्लम आती है, उसके फॉल्ट और उसके मिस यूजिंग की किस तरह की जाएगी, रॉन्ग ऑपरेटिंग किस तरह होगी, तमाम की तमाम ये यूजर मैनुअल कहलाते हैं। प्लानिंग मैनुअल्स में क्या क्या चीजें शामिल है कि आपने मैनुअल्स को किस तरह तैयार करना है, उसमें पर्पस आपका, ऑडियंस आपका, शेड्यूल आपका, सीक्वेंस आपका, पार्ट्स ऑफ स्टेप्स है, पेजेस वगैरह तमाम की तमाम चीजें उसमें प्लानिंग ऑफ मैनुअल्स में शामिल होती हैं। डिटरमाइन ऑफ ये पर्पस है कि आप किस मकसद के लिए उसको तैयार किया हुआ है, इस मशीन को क्या क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट किया हुआ है और क्या क्या उससे एडवांटेज उठाया हुआ है, ये डिटरमाइन करना होता है उसमें। और ऑडियंस को कंसीडर करना है आपने, मैनुअली आप कर रहे होते हैं, डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं, कंसीडर करना है किस किस्म की ऑडियंस, किस किस्म के एज के ग्रुप को शामिल है, सेक्स कौन सा शामिल है, मेल है फीमेल है, वो ऑडियंस है, टेक्नीशियंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सेलर्स हैं, ऑडियंस है, मैनुअल राइटर्स हैं, कौन कौन से लोग शामिल है, वो आपने लाजमी आइडेंटिफाई करना होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखने के लिए। सिमिलरली ये टेक्निकल चीजें आपने लाजमी इंक्लूड करनी है। शेड्यूल आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट को करने के लिए 1 महीने में बनाना है, 15 दिन में बनाना है, 3 महीने में बनाना है, वो आपने लाजमी तय करना है ताकि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया हुआ है आपके प्लान में, मैनुअल प्रोजेक्ट है और उसके अराउंड अबाउट उन्हीं जो है ना शेड्यूल के मुताबिक उसको कवर करना होता है। सीक्वेंस आपने लेके चलना होता है, किसी भी चीज़ को तरतीब वाइज लेके चलता होता है। कोहेन एंड चुनिंगन 1984 के मुताबिक आपने सीक्वेंस तैयार कर रहा है, हाउ टू असेंबल इट, हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू स्टॉप इट, हाउ टू लोड इट, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने एक तरतीब बनानी है उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, जिसको आपने अप्लाई करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में या किसी भी स्टडी पे, उसका सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। एनालाइज करना होता है पार्ट्स एंड स्टेप्स के, स्टेप बाय स्टेप उसमें एनालाइज करना होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है, डाटा कलेक्शन करना होता है एनालाइज करने के बाद, और उनको फिर राइट डाउन करना होता है। फॉर्मेट द पेजेस एंड सेलेक्ट विजुअल एड्स, फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और जो आपकी ऑडियंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ें किस किस फॉर्मेट के आपको वो आसानी से समझ सकते हैं, उसको आपने प्लानिंग में आपकी बिगिनिंग में उन शीट्स को तैयार करना होता है, विजुअल लॉजिक आपने प्रेजेंट करनी होती है ताकि आसानी से समझ आ सके। राइट द मैनुअल, मैनुअल आपने डिस्क्रिप्शन पार्ट्स और उसमें ऑल सीक्वेंसेस को लिखना होता है जो आपकी प्लानिंग में शामिल होता है, और मैनुअली वो तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल कोई कैमरा मशीन आपने तैयार करनी है, उसको कंस्टिट्यूट उस पर फोकस करना है, आपका मैनुअल राइट डाउन करना है, उसमें तमाम के उन पार्ट्स की डिटेल जो उसकी एसेसरी वगैरह है, सेकंड सेक्शन उसका सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स क्या होते हैं, वो तमाम लॉजिकल वे में उसका सीक्वेंस तैयार करके उस रिपोर्ट को तैयार करना होता है। एक्चुअली ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हम पीछे टेक्निकल रिपोर्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये वही रिपीट हो रही हैं। आप गौर से देखेंगे, आपने वर्कशीट पर ही मैनुअल तैयार करना है, वही आपका सीक्वेंस वाइज आपको ये बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं, है वही चीज़ जो हम पीछे हर चीज़ डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये फिजिकल रिपोर्ट कहलाती है। एक्सरसाइज है और सेल्फ असेसमेंट है कि आपने इस यूनिट में टेक्निकल रिपोर्ट किस तरह एप्लीकेशन की जाती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं, कौन कौन सी सीक्वेंस दी गई है, वो एक तमाम की तमाम एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जब आपने रिपोर्ट दिखाना। IMRD क्या होती है, आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा होता है। राइटिंग विलिंग बिल्डिंग असाइनमेंट्स के मतलब कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप उसको आप पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये था आपका टेक्निकल असाइनमेंट रिटर्न की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट रिपोर्ट्स को हमने डिस्कस किया, आपके मेथडोलॉजी को डिस्कस किया, आपने जो भी तरीकाकार यूटिलाइज किया जा रहा है बिजनेस लैंग्वेज में टेक्निकल फॉर्मेट की शक्ल में, वो हमने तमाम के तमाम थ्रू आउट डिस्कस किए हैं। रेफरेंसेस में कि ऑलरेडी कहाँ कहाँ से इसको उठा के इस यूनिट को तैयार किया गया है, उसको आप ये देख सकते हैं, ये तमाम के तमाम रेफरेंस। ये था यूनिट 2 जिसमें टेक्निकल एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमें इजाज़त चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर है इसमें रिपोर्ट हूँ उसमें आपको अपलोड हूँ, आपको उसका इंटीमेशन मिल सके। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। ये यूनिट 2 था जिसमें एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग चीज़ें, टेक्निकल राइटिंग एस्पेक्ट बहुत ब्राइडली 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है।
इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, आपकी डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट, हर एवरी ईच एंड एवरीथिंग जो एक रिटन कम्युनिकेशन में चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होती हैं, वो इस यूनिट में डिस्कस किए जा चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इस लेक्चर को अपने दोस्त को, अपने क्लास वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उसका इंटीमेशन आपको मिल सके। तो यूनिट थ्योरी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।